पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो पॉज करें और खुद लगाएं, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन क्या है, ए और बी की सैलरी का अनुपात 2:3 है। अगर ए अपनी सैलरी को 4,000 रुपये से बढ़ा देता है, बी अपनी सैलरी को 1,500 रुपये से बढ़ा देता है, तो नया अनुपात 4:3 हो जाता है। तो बी की नई सैलरी कितनी है, ये हमको बताना है। ध्यान रखना है आपको, बी की नई सैलरी बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, उसके बाद बन कितना जाता है, तो बन जाएगा 4:3, इतना बन जाएगा। अच्छा, ये कब बना है, जब ए ने अपनी सैलरी को 4,000 से बढ़ा दिया और बी की सैलरी 1,500 से बढ़ गई है, तब ऐसा हुआ है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, देखिए आप इसको ध्यान से। 4 3 12 माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 3 12 माइनस 15 4 60। ये 6 के और 12 के हैं, मतलब 12,000 और 6,000। ये मेथड होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्शन। इसमें मैंने क्या किया, जब सारे साइन इक्वल हैं तो माइनस माइनस लगता है, अगर साइन अपोजिट हो जाते हैं तो प्लस हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसको जब आप करेंगे तो ये 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 6,000। इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1K। हमसे पूछा क्या है, नई वैल्यू। तो नई वैल्यू में देखिए बी कितना है, V3 है ना, तो 3 तो ये मिल ही जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3K। उसके बाद 1,500 बढ़ाए गए हैं, ये देखिए 1,500 बढ़ाए गए हैं, तो 3K प्लस 1,500 इक्वल्स टू 4,500। इतनी रुपए उसकी नई सैलरी होगी, 4,500 रुपये नई सैलरी होगी। अगर किसी को समझ में ना आया तो मैं फिर से बता दूं, पहले जो रेशियो दिया है वो, उसके बाद जो नया रेशियो बन रहा है वो, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। अगर सारे साइन सेम हैं तो माइनस होगा, अगर अपोजिट साइन है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सारे साइन प्लस के ही हैं, कोई माइनस नहीं है, तो माइनस किया है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस हुई। उसके बाद यहाँ भी सेम प्रोसेस किया है और इक्वेट करके यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं और जो पूछा जाए वो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। 32 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और उसमें 9 लीटर पानी मिला दिया, तो नया रेशियो बन गया है मिल्क और वाटर का 2:3। तो हमें ये बताना है कि शुरुआत में मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी थी। लिख लेते हैं मिल्क रेशियो वाटर। शुरुआत में कितना था, 3:2 था। अगर 32 लीटर निकाल लेंगे पूरा मिक्सचर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये 32 लीटर ये जो निकलेगा, ये भी 3:2 के अनुपात में निकलेगा। इसका मतलब है अनुपात 3:2 ही रहेगा। अनुपात पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो 32 लीटर निकल रहा है वो 3:2 के अनुपात में ही निकलेगा। तो ये नया मिक्सचर तैयार हो गया, ये बन गया है न्यू, ये बना है न्यू मिक्सचर। अब क्या किया है कि 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो नया जो मिक्सचर बन रहा है वो 2:3 का बन रहा है ना। अब आपको पता होना चाहिए, इस लाइन के बाद हमने मिल्क के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है, केवल पानी ऐड किया है ना, ठीक है। तो इस पानी को ऐड किया है तो मिल्क बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। इक्वेट कीजिए। इक्वेट करने के लिए आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब न्यू मिल्क और वाटर का रेशियो लिखिए मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 3 2 6 रेशियो 2 2 4। ये हो गया 3 2 6 और 3 3 9। अब देखिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, मिल्क और वाटर 5 यूनिट का अंतर आया है, लेकिन मिलाया कितना है, मिलाया 9 लीटर है। इसका मतलब है जो 5 यूनिट है ये, वो 9 लीटर के बराबर है। टोटल कितने यूनिट है यहाँ पर मिक्सचर, तो ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। अगर 5 यूनिट 9 के बराबर है तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा,
10 यूनिट हो जाएगा 18 लीटर के बराबर हो जाएगा ना। लेकिन अब आपको ये ध्यान रहे कि ये जो 18 लीटर निकल के आया है, ये कब निकल के आया है? ये तब निकल के आया है जब हमने 32 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया था, तब ये बनाया था हमने। तो इसका मतलब है जो हमारा इनिशियल मिक्सचर है वो 18 लीटर में प्लस हो जाएगा जो हमने 32 लीटर मिक्सचर निकाला था वो, तो ये बन जाएगा 50 लीटर। इसका मतलब है इनिशियल मिक्सचर हमारा 50 लीटर था। मुझे नहीं पता आपने किस मेथड से किया है, लेकिन इस मेथड में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इक्वेशन बनाते रहेंगे और लंबा प्रोसेस चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अंगूर 68% पानी रखते हैं और किशमिश 20% पानी रखती है। अंगूर को सनलाइट में रखा है, तो ये बताना है कि 100 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी। हमें दिया है 100 किलोग्राम टोटल अंगूर हैं, उसमें से 68% वाटर है। अगर 68% वाटर है तो इसका मतलब 32% उसमें किशमिश रह जाएगी। इसका मतलब है 32% किशमिश रह जाएगी। ये कुल किसके हो जाएगा, जो नई क्वांटिटी बनेगी 100 किलोग्राम में ही उसके 20% वाटर रह जाता है रेजिन, यानी किशमिश में 20% वाटर होता है। इसका मतलब 80% किशमिश होगी, यानी 80 केजी किशमिश हो जाएगी, इसके बराबर होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, 0 से 0, 8 से ये 4 टाइम, तो ये आएगा 40। इसका मतलब है जो नई क्वांटिटी आई है 40 किलोग्राम होगा, यानी 40 किलोग्राम किशमिश बन जाएगी 100 किलोग्राम ग्रेप्स से। इससे आसान कोई तरीका नहीं है, आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे। मैं फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया है। देखिए हमें दिया था कि टोटल 100 किलोग्राम ग्रेप्स हैं, ठीक है 100 किलोग्राम ग्रेप्स हैं, लेकिन कह ये रहा है कि ग्रेप्स के अंदर 68% पानी ही होता है। इसका मतलब बचा कितना, जो गूदा बचता है वो 32 ही बचा। फिर कह रहा है कि 100 किलोग्राम ग्रेप्स ही हैं, उससे ही किशमिश बनानी है, लेकिन किशमिश के अंदर केवल 20% ही पानी होता है। इसका मतलब 80% जो किशमिश का गूदा बचता है वो 80 होगा। मैंने इक्वल क्यों किया है, क्योंकि 100 किलोग्राम से ही बात कही गई है। यहाँ 68% पानी है ग्रेप्स में और 20% पानी है किशमिश में, इसलिए मैंने इक्वल करके नई क्वांटिटी निकाल ली। ये इसका मेथड है, आपको समझना होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई आदमी 3 रुपए में 7 सेब खरीद रहा है। फिर कहा है कि 100 एप्पल यानी 100 सेब को वो कितने रुपए में बेच दे कि उसको 33% का लाभ हो जाए। दिया है ₹3। 3 रुपए में 7 एप्पल आपको बॉट किए थे आपने, और आपको देखिए सवाल में क्या कहा है, 100 एप्पल की बात की है, यहाँ 7 हैं। इसका मतलब हमें भी 100 पे खेलना होगा इस गेम को। तो देखिए यहाँ पर हमने 100 कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब हम किसी रेशियो में किसी इक्वल चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अब बात हो गई कि 300 रुपये में 700 सेब वो खरीद के लाया। देखिए आपको पता है ये 300 सीपी बन गई है, हमको 33% का प्रॉफिट चाहिए। 33% का प्रॉफिट चाहिए तो एसपी कितना बन जाएगा, एसपी बन जाएगा 300 पर 33/100 यानी कि 99 रुपया। 99 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा तो एसपी बन जाएगी 399 रुपीज़। ये एसपी बन रही है। मुझे रफ इसलिए करना पड़ता है, एक ही स्लाइड पे पूरा लिखना पड़ाना है, इसलिए यहाँ मैं साइड में करके नहीं कर सकता। तो देखिए हमने एसपी कितनी निकाल ली थी, 399 निकाली है। कितने एप्पल की निकली है, ये 700 एप्पल की एसपी निकल के आई है। ये आप ऐसे लिख लीजिए, ये थी सीपी, ये है एसपी। अब आपको याद रहेगा। देखिए अब 300 रुपये में 700 एप्पल लेके आया, 399 रुपये में उसने 700 एप्पल बेचे हैं, लेकिन उसको बेचने कितने हैं, 100 एप्पल बेचने हैं। प्रॉफिट हुआ है वो हमने निकाल लिया यहाँ पर ओवरऑल। अब देखिए बेचे 700 हैं लेकिन बेचने 100 हैं, इसका मतलब है डिवाइड बाई 7 यहाँ कर दीजिए तो 100 एप्पल निकल आएंगे नहीं,
यहाँ पर भी डिवाइड बाई 7 कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया रेशियो में मल्टीप्लाई सेम, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए बन गए 100 एप्पल और हमें 100 एप्पल ही सोल्ड करने हैं। तो 100 एप्पल का एसपी कितना आएगा, ये करिए 7 से डिवाइड। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। इसका मतलब है 57 रुपीज़ में वो 100 एप्पल को बेचेगा। बहुत सरल सवाल है, कोई इसमें कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी आर्टिकल को 845 रुपये में बेचा जाए तो जो हानि होगी वो उसी आर्टिकल को 955 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है उन दोनों का लाभ और हानि का अनुपात 5:6 है। तो सीपी बतानी है आर्टिकल की। कैसे करेंगे इसको मुझे नहीं पता, आप कैसे करेंगे देखिए। 800 पहले तो बेचा 845 रुपये में, फिर कितने का बेचा है 955 रुपये का। ओके, ये एसपी में कितना अंतर है इनको माइनस करेंगे आप। 5 में 5 गया 0, 1 एंड 1, 110 रुपये का अंतर आ रहा है। 110 रुपये का अंतर आ रहा है। इसके अंदर लाभ हानि दोनों हैं और वो किस अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है लाभ हानि। ओके, वैसे तो इसको ओरल ही कर सकते हैं लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 5 और 6 के अनुपात में है, ये 11 होता है। 11 ही बराबर है 110 के। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 की हो जाएगी 50, 6 की हो जाएगी 60। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये हमें पता चल गया। ये आया है लॉस, ये आया है प्रॉफिट, क्योंकि 845 पे लॉस हो रहा है, 955 पे प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सीपी कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप 845 में 50 को जोड़ दीजिए, इस लॉस को जोड़ देंगे तो सीपी निकल आएगी, या आप 955 में 60 को माइनस करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सीपी आ जाएगी और दोनों से सीपी बराबर ही आएगी। तो सीपी कैसे निकालेंगे देखिए। सीपी निकालने के लिए मैंने 845 में 50 को ऐड कर दिया तो आंसर आएगा 895 रुपीज़। 895 रुपये उसकी सीपी थी आर्टिकल की। इससे सरल मेथड कोई नहीं है, आप कोई भी लगा के देख लीजिए। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझाता हूँ। 845 रुपये में बेचेगा तो उसको लाभ हानि होगी, 955 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 110 रुपये का है। इसका मतलब है 110 रुपये में ही लाभ और हानि दोनों छुपी हुई हैं। हमें पता है 845 पे बेचता है तो 5 रेशियो की हानि हो रही है और 955 पे बेचता है तो 6 रेशियो की हानि हो रही है। 5 और 6 11 होते हैं, 11 बराबर है 110 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 10 के, तो 5 यूनिट हो जाएगा 50 के, 6 यूनिट हो जाएगा 60 के। सीपी कैसे निकलती है, सीपी निकलेगी एसपी में से माइनस कर देंगे प्रॉफिट तो सीपी निकलेगी। या सीपी कैसे निकलेगी, एसपी में प्लस कर देंगे लॉस को तो सीपी निकलेगी। सीपी कैसे निकली, या तो एसपी में प्रॉफिट को माइनस करिए या एसपी में लॉस को जोड़ दीजिए। तो हमने यही किया है। हमने क्या किया कि हमने इस एसपी में इस लॉस को जोड़ दिया, सीपी निकाल दी। आप यहाँ भी करके देख लीजिए, आप इस एसपी में से इस प्रॉफिट को घटा के देखिए, 895 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस 28,000 रुपये है। कोई एक्स है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है 28,000 पर, जबकि कोई बाई है वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है 20,000 रुपये पर और 8% का डिस्काउंट दे रहा है बचे हुए 8,000 रुपये पर। तो हमें ये बताना है कि उन दोनों की सेलिंग प्राइस के बीच में कितना अंतर है। देखिए ये है कोई एक्स, ये है कोई बाई। एक्स ने क्या किया है, जो 28,000 रुपये हैं इन्होंने 10% का डिस्काउंट दे दिया है यहाँ पर, तो कितना बचा 2800 रुपये। 2800 रुपये का इन्होंने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। बाई ने क्या किया है, बाई ने ये 28,000 रुपये को एक बार में डिस्काउंट ना देकर 2 में दिया है। 2 में कैसे दिया है, एक बार इन्होंने दिया है 20,000 रुपये पर और एक बार दिया है इन्होंने बचे हुए
8,000 रुपये पर। 20,000 पर कितना डिस्काउंट दिया है? 20,000 पे दिया है 12% का, तो 12% अगर निकालेंगे तो ये आएगा 2,400 रुपये। और 8,000 रुपये पर कितना दिया है? 8% का डिस्काउंट दिया है, तो ये आएगा 640 रुपये। यानी टोटल कितना दिया इन्होंने? इन्होंने दिया है टोटल 3,040 रुपये का डिस्काउंट। बाई ने टोटल 3,040 रुपये का डिस्काउंट दिया है और एक्स ने 2,800 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे मैंने सेलिंग प्राइस क्यों नहीं निकाली है, केवल डिस्काउंट क्यों निकाल ली है? देखिए, जो डिस्काउंट का डिफरेंस आएगा वही सेलिंग प्राइस का भी आगे चल के आएगा, क्योंकि आप उतना तो घटाएंगे। एक्स के 28,000 में से इतना घटा देंगे और बाई के 28,000 में से इतना घटाएंगे, तो बात तो वही है। तो हम करेंगे क्या? आप देखिए, ये जो 3,040 हैं, इसमें से 2,800 घटाइए, जाके देख लीजिए आप, ये आएगा 240 रुपये के बराबर। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस में दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 240 रुपये का आएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। कहा गया था एक्स ने टोटल रुपीज़ पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितने का बना? 2,800 रुपये का बना। बाई ने 28,000 पे एक बार में डिस्काउंट नहीं दिया, दो तरीके से दिया है। पहले तो 20,000 पे 12% दिया, यानी कि 2,400 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद बचे हुए 8,000 पे 8% का डिस्काउंट दिया है, यानी 640 का डिस्काउंट दे दिया। दोनों ऐड कर दिए, ओवरऑल बाई ने 3,040 का डिस्काउंट दे दिया। दोनों डिस्काउंट का मैंने डिफरेंस ले लिया, वही एसपी का भी डिफरेंस आएगा। आप चाहे तो यहाँ से माइनस कर करके देख सकते हैं, वो लंबा ही होगा सवाल, आंसर 240 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजर और लेबर की एवरेज सैलरी मिलाकर 60 रुपये है। मैनेजर पे सैलरी कितनी है? 400 रुपये है। लेबर पे सैलरी का जो एवरेज है वो 56 रुपये है। टोटल मैनेजर 12 दिए हैं, तो लेबर की संख्या बतानी है। यहाँ पर लिख लेते हैं मैनेजर, यहाँ पे लिख लेते हैं लेबर। मैनेजर पर कितना है? 400 रुपये है। लेबर पर कितना है? 56 रुपये है। लेकिन ओवरऑल एवरेज कितना है? 60 रुपये है। चलिए निकालिए एवरेज। इसमें इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 340। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 4 रेशियो 340। इसका मतलब क्या हुआ? 1:85 इतना आएगा। अब आपको पता होना चाहिए ये रेशियो है मैनेजर का 1। इसका मतलब हमें दिया है 1 रेशियो की वैल्यू 12 दी है, तो हमें निकालनी किसकी है? लेबर कितनी है? 85, यानी 85 की निकालनी है। तो 85 में मल्टीप्लाई करिए 12 का, कितना आएगा? 12 5 जा 60, 12 8 जा 96 और 6 102। 1,020 लेबर हैं टोटल उस कंपनी में। इस तरीके से इस सवाल को डील करेंगे। मुझे नहीं लगता दोबारा बताना चाहिए, एलिगेशन से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई चोर है, वो जेल से भागा है सुबह 6 बजे और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा। पुलिस वाले ने उसको देखा है 8 बजे और उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर घंटा। ये बताना है कि जो पुलिस वाला है वो चोर को कितने बजे पकड़ेगा। चलिए ये चोर को भी पकड़वा देते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए 6 AM से लेकर 8 AM तक कितने किलोमीटर चल चुका है चोर। भाई चोर 2 घंटे खाली दौड़ा, पुलिस ने देखा ही नहीं तब तक। 60 की स्पीड से दौड़ रहा था, 2 घंटे दौड़ा है। इसका मतलब है 120 किलोमीटर तो चल चुका है चोर। 120 किलोमीटर आगे है पुलिस वाले से। अब 120 किलोमीटर पर ही पूरा सवाल होगा। कैसे? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस 120 पर ही होना है। अच्छा, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, इसका मतलब है हमेशा उनकी स्पीड माइनस होगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो ये कितना आएगा? 120/20। इसका मतलब 6। ये 6 क्या आया? 6 आवर आए हैं, 6 घंटे। अब ये कहाँ से शुरू किया है हमने? ये 6 घंटे निकाल तो लिए,
ये 6 घंटे निकाल तो लिए हैं, लेकिन ये 6 घंटे जोड़े कहाँ जाएंगे? 6 बजे से जोड़े जाएंगे या 8 बजे से? जोड़ा जाएगा 8 बजे से। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि हमने चोर को 2 घंटे खाली दौड़ा दिया, यानी अब चोर और पुलिस दोनों 8 बजे से दौड़ना शुरू कर रहे हैं और 120 किलोमीटर पर दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है कितने बजे मिलेगा? 8 AM में 6 घंटे और जोड़ दीजिए तो ये आएगा 2, यानी 2 PM। 2 PM पर पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। सरल सवाल है, मुझे नहीं लगता दोबारा समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जितने टाइम में लड़का धारा के विपरीत दौड़ता है, तैरता है, उतने ही टाइम में वो लड़का धारा की दिशा में दोगुना तैर लेता है। अगर धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो लड़के की चाल क्या है, ये बताना है। डाउन स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ करंट प्लस स्पीड ऑफ बोट, या लड़का यहाँ बॉय है तो स्पीड ऑफ बॉय, यानी कि धारा की दिशा में गति क्या होती है? धारा की गति और नाव या लड़के की गति। तो देखिए धारा की गति कितनी है? 3 दी हुई है। लड़के की गति हमें पता नहीं है, x मान ली। इसी तरीके से अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं कि बोट या स्पीड की चाल, तो यहाँ बॉय है, माइनस करते हैं स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की चाल, तो ये कितना आएगा? ये आएगा x - 3। ठीक है, हमें रेशियो पहले ही दे दिया, डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम। ये कहा है उसने कि धारा के विपरीत जितना चलता है उसका दोगुना चल लेता है। अब देखिए क्या करेंगे, और ds और us हमने निकाल ही लिए हैं, तो ds की जगह रख दिया x + 3, us की जगह रख दिया x - 3। सॉल्व करिए इसको, ये इक्वेशन बनेगी 2x - 6 = x + 3। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यानी लड़के की चाल कितनी आ जाएगी? ये आएगी 9 kmph। 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से लड़का तैर रहा है, लड़के की चाल निकल गई। ये सरल सवाल था, इसमें कुछ कठिन नहीं है। फिर से मैं समझा देता हूँ। सवाल में दिया था हमें कि लड़का जितना विपरीत दिशा में तैर रहा है उतने ही समय में धारा की दिशा में दुगना तैर रहा है, तो रेशियो दे दिया हमें उसका डिस्टेंस का। अब हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? धारा की दिशा में चाल, धारा की चाल प्लस लड़के की चाल। इसी तरीके से विपरीत होती है, लड़के की चाल माइनस धारा की चाल। तो धारा की चाल 3 दी थी, लड़के की x मान ली, वही यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। इस सवाल में क्या कहा है? कोई गाड़ी अपनी ओरिजिनल स्पीड से वास्तविक गति से 7/11 की स्पीड से चल रही है और 22 घंटे ले रही है। अगर वह गाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चलती तो कितना टाइम बचा लेती, ये कहा है। देखिए कैसे लगाएंगे, मुझे नहीं पता आपका फॉर्मूला कौन सा है। देखिए आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर ही है, पहले तो 7/11 से चल रही है और फिर वही दूरी उसको चलनी है ओरिजिनल से ही, तो कितना टाइम बचाएगी? इसका मतलब डिस्टेंस आपको सेम दिया है, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है और कुछ है ही नहीं। डिस्टेंस अगर सेम दे दे तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाता है। स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यही कॉन्सेप्ट है। जब डिस्टेंस सेम होती है तब ये होता है। देखिए अब वास्तविक चाल कितनी है? 11 है। चल कितने से रही है? 7 से चल रही है ना, यही दिया है ना। वास्तविक चाल का 7/11 यानी 11 वास्तविक है और 7 से चल रही है। इसका मतलब टाइम जब 11 से चलेगी तो 7 लगेगा, इन्वर्स हो जाएगा, और 7 से चलेगी तो 11 लगेगा। लेकिन कहा क्या है उसने? अगर 7/11 की स्पीड से चल रही है तो 22 घंटे ले रही है। इसका मतलब ये 7 से चल रही है तो 11 टाइम ले रही है, लेकिन 11 टाइम ना लेकर वो कितना ले रही है? 22 घंटे ले रही है। इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 घंटे। अब देखिए पूछा है कि अगर वास्तविक चाल से चलती, अगर ओरिजिनल स्पीड से ही चलती तो कितना टाइम बचाती? ओरिजिनल स्पीड क्या थी? 11।
11 के स्पीड से वो 7 में चल रही है। तो ये देखिए डिफरेंस कितना है 7 और 11 में। ये टाइम में डिफरेंस हमारे हिसाब से 4 का है, 4 का डिफरेंस है। लेकिन निकल के कितना आया, 1 यूनिट की वैल्यू 2। इसका मतलब है 4 में गुणा 2 बराबर 8, यानी 8 घंटे सेव कर लेती वो ट्रेन। अगर वास्तविक चाल से चलती तो 8 घंटे बचा लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इसमें कॉन्सेप्ट इतना था कि डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। वे दोनों साथ काम शुरू करते हैं करना, लेकिन कुछ टाइम के बाद ए छोड़ के चला जाता है। बचा हुआ काम बी अकेला करता है 7 दिनों में। तो ये बताना है कि कितने समय बाद ए छोड़कर गया था उस काम को। देखिए ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम कितना होगा 90, यानी कि टोटल वर्क निकल के आ गया 90। तो ए की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 6, बी की कितनी हो जाएगी 5। इफ़िशियंसी हमें पता लग गई, यानी कि अगर इनको ऐड कर दें 6 + 5 = 11 होता है। साथ मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में 11 कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा है, दोनों ने साथ काम किया है। तो देखिए ए प्लस बी, इन्होंने x दिन तक साथ काम किया। उसके बाद क्या हुआ, जो बी था यानी बी की इफिशियंसी 5 थी, उसने 7 दिन तक काम किया, तभी ये काम पूरा हो गया। अब ये देखिए बी ने 7 × 5 = 35 तो काम कर ही लिया। इसका मतलब 90 में 35 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है 55 बचता है। अब इस 55 काम को ए की इफिशियंसी कितनी है 6, बी की कितनी है 5। इस इफिशियंसी से x दिन तक काम करेंगे तो 55 काम कर लेंगे। अब देखिए 6 और 5 11, 11 से 5 बार जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 डेज। वही हमसे पूछा है कितने दिन बाद छोड़ के गया ए, तो x मीन्स 5 दिन बाद। तो 5 दिन बाद छोड़कर गया था ए, काम को 5 दिन बाद छोड़कर गया था। सरल सवाल है, कठिन नहीं है। फिर से समझाता हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होता जो मैंने एफिशिएंसी निकाली है वो। उसके बाद क्या कहा था उसने, मैं अगर यहाँ से इस चीज को हटा दूं, इस चीज को हटा के मैंने यहाँ डायरेक्ट 55 लिख दिया है। अब देखिए आप ये समझिए 90 टोटल काम था। कहा क्या है उसने कि बी ने रिमेनिंग काम को 7 दिन में किया है, यानी कि बी की इफिशियंसी 5 है, 7 दिन तक काम करना है, यानी 7 × 5 = 35। इसका मतलब है 90 में से 35 काम ये लास्ट में बी ने कर लिया अकेले, बचा कितना 55। ये जो 55 काम है वो ए प्लस बी ने x दिन तक किया है। यहीं से ए और बी की एफिशिएंसी रख कर x की वैल्यू निकाल दी, तो हमें पता चल गया कि 5 दिन बाद ए छोड़कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई पंप है ए, वो किसी टैंक को 2 घंटे में भर देती है। उस टैंक में लीक होने की वजह से वो टैंक भरने में 7/2 घंटे ले रहा है। तो ये बताना है कि जो लीक है वो पूरा भरा हुआ टैंक कितने टाइम में खाली कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 घंटे में भरने की है। कोई टैंक बी है, बी मीन्स वो लीक है, वो कितना टाइम ले रहा है 7/2 ले रहा है खाली करने में, तो माइनस लगा दिया। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं इसकी, देखिए टोटल टाइम, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, ये जो न्यूमरेटर होता है इसी का एलसीएम लेते हैं, यानी 7 और 2 का लेना है। जो /2 है उससे मतलब नहीं है, तो 7 और 2 का कितना आएगा 14। इसका मतलब है मान लिया हमने 14 लीटर का टैंक है। अब देखिए 2 की इफिशियंसी से ए भरेगा 7 लीटर और बी कितना भरेगा, तो 7 से देखिए डिवाइड होगा 2 बार और 2 × 2 = 4। इसका मतलब ये -4 लीटर कर देगा, क्योंकि उसका काम है माइनस करना। इसका मतलब है
इन दोनों का अगर वो एवरेज निकाला जाए, दोनों साथ चल रहे हैं 1 घंटे में, तो ये 3 लीटर पर आवर पानी भरेगा इस टैंक में। पूछा है हमसे कि बी कितने टाइम में खाली कर देगा, तो 14 लीटर हमने माना था। उसको जब दोनों साथ चलेंगे, मतलब लीक भी होता जाएगा और भरता भी जाएगा, तो 1 घंटे में ओवरऑल टैंक में पानी 3 पहुंच रहा है। इसका मतलब 3 यहाँ आएगा, इतने ही टाइम में भी खाली कर पाएगा। यही इसका आंसर है। तो बस यही थी आज की क्लास। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।